सोचिए जरा, साल 1947 एक नया देश जन्म ले रहा है। चारों तरफ जश्न का माहौल है, पर साथ ही है भयानक अराजकता। आज हम बात करेंगे उन बड़ी बड़ी चुनौतियों की जिन्होंने भारत के जन्म के वक्त ही उसके वजूद को दांव पर लगा दिया था। 15 अगस्त 1947, आधी रात का वो पल जब एक देश ने अपनी नियति से मुलाकात की। हवा में उम्मीदें थीं, एक नए आजाद भविष्य का सपना था। लेकिन लाखों लोगों के लिए वो सुबह उम्मीद की नहीं, बल्कि खौफ और दर्द की थी। आजादी का वह सूरज हिंसा और सदमे के गहरे बादलों में छिपा हुआ था। तो आजाद भारत के सामने थी कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां जो उसके भविष्य की कहानी लिखने वाली थीं। हम एक एक करके इन पर नजर डालेंगे। पहला, दिलों का बंटवारा। दूसरा, बिखरे हुए देश को एक साथ पिरोना। तीसरा, भारत के अंदरूनी नक्शे को फिर से बनाना। और चौथा, इन सब के बीच लोकतंत्र के एक नए रास्ते पर चलना। पहली और शायद सबसे दर्दनाक चुनौती थी विभाजन। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये एक ऐसा जख्म था जिसने लाखों जिंदगियों और दिलों को बेरहमी से दो टुकड़ों में चीर दिया था। अच्छा, ये बंटवारा हुआ क्यों? इसकी जड़ में भी टू नेशन थ्योरी या द्विराष्ट्र सिद्धांत। ये एक ऐसी सोच थी जो कहती थी कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं और इसलिए उनके लिए दो अलग देश होने चाहिए। और इसका नतीजा, इंसानी इतिहास का शायद सबसे बड़ा और दर्दनाक पलायन। सोचिए, करीब 80 लाख लोग अपनी जड़ों से उखड़ गए। अनुमान है कि 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बिखरे हुए परिवारों की अनगिनत कहानियां हैं। लेकिन आंकड़ों से भी ज्यादा गहरा जख्म वो था जिसे उस दौर के लेखकों और कवियों ने दिलों का बंटवारा कहा। एक ऐसी पीड़ा जिसे कई पीढ़ियों ने महसूस किया। तो असल में विभाजन ने आजाद भारत की बुनियाद पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था कि क्या भारत एक सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश बन पाएगा? ये अपनी पहचान को लेकर एक बहुत गहरा संकट था। तो एक तरफ तो देश बंटवारे के जख्मों से जूझ ही रहा था, पर दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा खतरा मुंह बाए खड़ा था कि कहीं भारत के अंदर ही कई और टुकड़े ना हो जाएं। और यह चुनौती थी सैकड़ों रियासतों को एक देश में मिलाने की। जरा सोचिए, 565 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 565 अलग अलग रियासतें, और यह भारत की जमीन का करीब 1/3 हिस्सा थीं। अंग्रेजों के जाते ही ये सब आजाद हो गईं। उनके पास 3 ऑप्शन थे, भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में जाएं या फिर अपना अलग देश बना लें। मतलब ये कोई दूर की बात नहीं थी, ये एक असली खतरा था कि भारत बनते ही दर्जनों छोटे छोटे देशों में बिखर सकता है। ये सवाल देश के वजूद पर ही उठ खड़ा हुआ था। तो इस मुश्किल से निपटने के लिए सरकार ने एक बहुत ही समझदारी भरी स्ट्रैटेजी अपनाई जो 3 मेन बातों पर टिकी थी। पहली, लोगों की आवाज सुनो, क्योंकि ज्यादातर लोग भारत के साथ आना चाहते थे। दूसरी, जहां जरूरत हो वहां थोड़ी ढील दो, स्वायत्ता दो। और तीसरी, सबसे जरूरी, देश की सीमाओं की एकता से कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, ज्यादातर रियासतें तो शांति से भारत में मिल गईं, पर कुछ जगह जैसे हैदराबाद, वहां मामला इतना सीधा नहीं था। हैदराबाद के निजाम ने आजाद रहने की ठान ली थी, जिसके बाद भारत को सैन्य कार्रवाई तक करनी पड़ी। चलिए, तो अब भारत का बाहरी नक्शा तो लगभग बन चुका था, लेकिन अब असली चुनौती थी देश के अंदर लकीरें खींचने की। सवाल यह था कि राज्यों की सीमाएं कैसे तय होंगी, और इसका जवाब था भाषा। अब देखिए, बंटवारे का जख्म अभी भरा नहीं था, तो नेताओं को यह डर सता रहा था कि अगर अब भाषा के नाम पर राज्य बनाने लगे तो कहीं देश में और फूट ना पड़ जाए। ये एक बहुत बड़ा रिस्क लग रहा था। लेकिन जनता की आवाज को कब तक दबाया जा सकता था? जब तेलुगु बोलने वालों ने अपने आंध्र राज्य के लिए एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ा, तो सरकार को आखिरकार उनकी बात माननी ही पड़ी और भाषाई राज्यों की मांग को स्वीकार कर लिया गया। और पता है, ये एक कमाल का उदाहरण है इस बात का कि कैसे लोगों के आंदोलन ने भारत की डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की शक्ल ही बदल दी। इसने ये साबित किया कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज ही सबसे ऊपर होती है। तो इन सब बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजरने के बाद आखिर में हुआ क्या? नतीजा क्या निकला? और कमाल की बात यह है कि जो डर था उसका ठीक उल्टा हुआ। देश कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत हुआ। भाषा के आधार पर राज्य बनाने से राष्ट्रीय एकता बढ़ी, डाइवर्सिटी यानी विविधता को सम्मान मिला, और सबसे जरूरी बात, इसने आम लोगों के लिए राजनीति के दरवाजे खोल दिए। तो ये पूरा सफर हमें एक ही बात सिखाता है कि भारत की एकता मतभेदों को मिटाने से नहीं बल्कि उन्हें अपनाने से बनी है।
और यही सोच हमारे सामने एक सवाल भी छोड़ जाती है। जब विदर्भ और हरित प्रदेश जैसे नए राज्यों की मांग आज भी उठ रही है, तो आने वाले कल में भारत का नक्शा कैसा दिखेगा?